कुछ दिनों से विनोद की पत्नी उससे कह रही है कि विनोद अभी काम नहीं कर रहा और आलस्य में समय बिता रहा है। भले ही वो पुष्पनगर राज्य में कोई भी विपद होने से उस पर टूट पड़ता है और अपने बुद्धि के बल पर राज्य को बचा लेता है, परंतु उसके पत्नी का शिकायत था कि वो कोई शारीरिक काम नहीं कर रहा। उसकी पत्नी एक सुझाव देती है कि शादी के समय विनोद को ससुर जी दहेज में जो 5 बीघा ज़मीन दिए थे उस पर वो कुछ खेती कर सकता है। इससे उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और इस अभावी के जीवन में थोड़े पैसे भी रोजगार होंगे। विनोद भी इस बात से सहमत होता है। पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। विनोद महाराज से कहता है, महाराज, कृपया कर आप मुझे थोड़ी आर्थिक सहायता दें और कुछ दिनों की छुट्टी दें। मेरी पत्नी को मेरे स्वास्थ्य के लेकर थोड़ा चिंता हो रहा है, इसलिए वो सुझाव दी कि मेरे दहेज के वो 5 बीघा ज़मीन में मैं कुछ खेती करूं। मेरे खेत को जोत कर वहाँ बीज बोने के बाद उस पर सार उपयोग करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि आजकल बीज और सार की कीमत कितनी बढ़ गई है, इसलिए मैं कह रहा था कि मंत्री सोचता है कि विनोद अगर खेती करना शुरू किया तो वो और भी अमीर हो जाएगा, इसलिए उसे कैसे भी कर रोकना होगा। महाराज कुछ कहने ही वाले होते हैं कि मंत्री कहता है, महाराज, विनोद के बातों में मत आइए। वो आपको ठग कर कुछ दिनों तक आपके ही पैसों से ऐश करेगा और आराम करेगा और बाद में कहेगा कि उसके खेत के पौधे मर गए हैं। विनोद जो काम कर रहा है वही काम उसे करने कहिए। पिछले महीने के 30 दिनों में से 25 दिन तो वो देर से आया और बाकी 5 दिन वो आया ही नहीं। वो फिर करेगा खेती। महाराज कहते हैं, हाँ विनोद, मंत्री सही कह रहा है। मैं तुम्हें कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे सकता हूँ। तुम अपने पैसे से अगर कुछ कर सकते हो तो करो। विनोद उत्तर देता है, अच्छा ठीक है महाराज, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मंत्री विनोद को रोकने का उपाय ढूंढता है। वो फिर जमीन जोतने वाले कुछ मजदूरों से मिलता है और उनके कान में कुछ कहता है। इस तरह विनोद खेती की तैयारी शुरू करता है। पहले तो मिट्टी को नरम बनाने के लिए उसे कुछ मजदूर चाहिए। वो उन मजदूरों के पास जाता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही एक मजदूर कहता है, नहीं विनोद भैया, हम तुम्हारा ज़मीन नहीं जोत सकते, तुम अभी जाओ यहाँ से। विनोद को खटका लगता है कि वो कुछ कहने से पहले ही वो लोग कैसे उसके मन की बात जान गए। विनोद कुछ दूर गया ही था कि वो उन मजदूरों को कहते हुए सुनता है, अरे क्या यार, मंत्री जी के लिए हमने अपना ग्राहक खोया। चलो भाई लोग, मंत्री जी से ही इसका हिसाब मिटाते हैं। विनोद समझता है कि मंत्री उसके काम में बाधा डालने के लिए ये सब किया है। उसे मंत्री को सबक सिखाने का एक बुद्धि मिलता है। वो बाजार से एक मटका लाता है और उसमें एक छोटा सा पत्थर भर उसे अपने ज़मीन के एक जगह मिट्टी के नीचे रख देता है। फिर वो एक कागज़ में कुछ लिखकर उसे मंत्री जी के खिड़की से उनके तरफ फेंक देता है। मंत्री जी उस कागज़ को गंभीर तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनकी खुशी का कोई सीमा नहीं रहता। विनोद महाराज के पास जाकर कहता है कि महाराज, एक ऐसा मजदूर मिला है जो बहुत कम दाम में बहुत बड़े बड़े कामों को अकेले ही कर लेता है और वो अपने काम रात को करता है। महाराज चाहे तो उसका काम और बदले में लिया दाम देख सकते हैं उसी रात को। इस तरफ मंत्री एक कुदाल लेकर रात को निकल पड़ता है। वो एक ज़मीन में जाकर खोदने लगता है। विनोद और महाराज झाड़ी में छुपकर उसे देख रहे थे। महाराज कहते हैं, विनोद, ये तो हमारा मंत्री है। विनोद कहता है, हाँ महाराज, और यही हमारा मजदूर भी है। मंत्री इस तरह पागलों की तरह मिट्टी को खोद रहा था। एक जगह थोड़ा खोदने के बाद वो दूसरे जगह खोदता। लगभग पूरी ज़मीन में ऐसे करने के बाद उसे एक जगह एक मटका मिलता है। उसे खोलने पर वो देखता है कि वहाँ बस एक छोटा सा पत्थर था। वो चौंक जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये तो वही ज़मीन है जहाँ के एक मटके में बहुत सारा सोना चांदी होना चाहिए था, परंतु ये तो बस एक छोटा सा पत्थर है। तभी विनोद और महाराज बाहर आते हैं। विनोद कहता है, धन्यवाद मंत्री जी, आपने मेरा इतना बड़ा उपकार किया, वो भी इतने कम मूल्य में। मैं तो आपको बुरा समझ रहा था। आपने असली मजदूरों को मेरे लिए काम करने से मना कर दिया।
मुझे क्या पता था कि उनके बदले आप खुद ही मेरा ज़मीन को जोत देंगे। महाराज कहते हैं, मंत्री, तुम विनोद से इतनी ईर्ष्या करते हो कि उसके काम में बाधा डालने के लिए मजदूरों को भी काम करने से मना कर दिया। यही थी तुम्हारी सज़ा। अब मैं विनोद को बीज और सार खरीदने के भी पैसे दूंगा, वो भी तुम्हारे बेटन से काट कर। विनोद कहता है, धन्यवाद महाराज।